नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से इस फोरम पर हम अलग अलग राजनीतिक सामाजिक विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक जो पोलस्टर्स होते हैं, जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, उसकी तरह से ये अंदाजा लगाऊं कि भारतवर्ष का ये जो चुनाव हो रहा है और 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीता, इसमें मैं अपना अनुमान लगाऊं, क्योंकि मैं चाहता था कि जनता अपने विवेक का उपयोग करे और जो चाहे जिसको वोट दे। क्योंकि हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम लोग बेसिकली शिक्षक हैं जो देश का भला चाहते हैं, देश को प्यार करने वाले हैं, भारत माता को प्यार करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे श्रोताओं ने मुझे व्यक्तिगत संदेश दिए, मुझे फोन करके कहा कि स्वामी साहब, आप बहुत सारी बातें करते रहते हैं और राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। आपका अंदाजा चुनाव के बारे में क्या है, वो कृपा करके बताइए। क्योंकि शिक्षक हूं, जो लोगों का अनुरोध होता है उसको अस्वीकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा जो, हमारा मैनेजमेंट साइंस में जो तरीका होता है किसी चीज को फोरकास्ट करने का, वो सेफोलॉजिस्ट से थोड़ा सा अलग होता है, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं उनसे अलग होता है। हम लोग जो है, ट्रेंड जो होती है, जो 2014-19 की ट्रेंड थी, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करते, उसको एक सीधी रेखा में आगे नहीं खींचते। हम लोग ये मानते हैं, और ये शेयर मार्केट का भी सिद्धांत है, क्योंकि शेयर मार्केट भी बहुत दिनों तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है। हमारा मानना यह है कि ये जो ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं, ये जो ट्रेंड्स में चेंज होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके इंडिकेशंस कैसे मिलते हैं, और जब ये ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं तो बड़े डीप होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये सोचें कि कांग्रेस की सरकार थी शुरू में 40 साल और उसी ट्रेंड में चलता चला जाएगा और पुराने आंकड़ों के आधार पे आप मानेंगे कि ये जीतेगा हारेगा, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं। उसी प्रकार से जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इंदिरा जी जैसी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, चुनाव हार सकते हैं, इमरजेंसी उन्होंने लगाई और वो चुनाव 1977 में हारी। ट्रेंड रिवर्सल हुआ। 1980 में फिर दोबारा ट्रेंड रिवर्सल हुआ। जहां इंदिरा जी बुरी तरह से हारी थी, वो दोबारा जीती, ट्रेंड रिवर्सल हुआ। ट्रेंड रिवर्सल 2004 में जब अटल जी की सरकार थी और 6.5-7 साल वो सरकार चली थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। ट्रेंड बदला। अटल जी का शाइनिंग इंडिया का नारा था और लोग इतने ज्यादा नाराज भी नहीं थे, तो ये माना गया था कि अटल जी तो जीत ही जाएंगे, लेकिन वो हार गए। ट्रेंड रिवर्सल हुआ। ये ट्रेंड कंटिन्यू हुई 2009 में, लेकिन 2014 में फिर ट्रेंड रिवर्सल हुआ और बड़ा भीषण ट्रेंड रिवर्सल हुआ, और ये ट्रेंड रिवर्सल बड़ा डीप हुआ 2019 में। तो ये इतिहास में अगर आप राजनीतिक पटल पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट करना उचित नहीं है, बल्कि उनमें यह देखना चाहिए, जो हम लोग शेयर मार्केट में भी देखते हैं, जो डाउ जोन्स का मूल सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरी न्यूज। कोई भी जो सूचना आती है, मार्केट उसको समझता है, उस पर रिएक्ट करता है और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है, और वो प्रतिक्रिया शेयर मार्केट में दिखाई पड़ती है। आप शेयर मार्केट गिरा है, बुरी तरह से गिरा है, आपने ध्यान करेंगे, और कौन कौन से शेयर गिरे हैं आपको पता चल जाएगा, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे। तो हम लोग जो इवैल्यूएशन करते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स का करते हैं, कंकरेंट इंडिकेटर्स का करते हैं, और लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर्स का करते हैं, और उसके आधार पर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है, या जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी 2014-19 की, या 2024 में एक अलग ट्रेंड बनेगी जो ट्रेंड रिवर्सल होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कई बार बहुत ज्यादा डीप होता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म आ जाता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उसको अचानक कोई ऐसी न्यूज मिलती है, तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल बड़ा डीप होता है। तो मैंने सिनेरियो एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा और पढ़ाया है, जो शेयर मार्केट का ज्ञान मुझे है,
जो न्यूज मार्केट से आ रही है उसके आधार पर आप लोगों की इच्छा के अनुसार जो आपने चाहा है कि मैं बताऊं, मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि मेरी क्या मुझे लगता है जो सारे जो तरीके हैं टेक्निकल एनालिसिस के तरीके हैं उसके आधार पे 2024 में चुनाव में क्या होने वाला है, ये मेरी क्या ऐसा लगता है कि होगा, लेट अस सी। फिर 4 जून 5 जून को पता चलेगा जो जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा होगा कि नहीं होगा। देखिए, हम लोग मैनेजमेंट साइंस में हमेशा 3 स्थिति पे डिसीजन लेते हैं। एक होता है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है नॉर्मल, एक होता है मोस्ट पेसिमिस्टिक। क्योंकि चुनाव तो चल रहे हैं, 2 चरण हो गए हैं, तीसरा चरण हो रहा है, अभी और चरण आगे होने बाकी हैं, और इसके बीच में बहुत सारी सूचनाएं और ऐसी खबरें आती हैं जिससे कि मार्केट पलटता है और चुनाव भी पलटता है। जैसे जो प्रोज्वल रवन्ना वाला केस हुआ, एक नई सूचना आई, एक नई घटना घटी। संदेश खाली में जो वीडियो लीक हुआ, एक नई प्रकार की खबर आई। और तो हर प्रदेश से, हर समुदाय के अंदर, अब जैसे राजकोट के अंदर जो हुआ, जो पाटीदार नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज के लिए कहा और बड़ा रोष उपना, और आज मैं सुन रहा हूं गुजरात के अंदर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो पोलिंग बूथ पे डटे हुए हैं, वोट डलवा रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि जो उन्होंने प्रण लिया है पूरा हो। तो इसलिए मैं 3 सिनेरियो आपको देता हूं, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, नॉर्मल और मोस्ट पेसिमिस्टिक, जिसमें मैं ये बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं, जो मेरे अध्ययन मैंने किया है कि इंडिया अलायंस को कितनी सीटें राज्यवार मिलने वाली हैं। 5 जून को डिस्कस करेंगे कि क्या मैं बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ या सही सिद्ध हुआ, समय बताएगा। तो मुझे ऐसा लगता है केरला के अंदर 20 सीटें हैं। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में और मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में केरला में 20 की 20 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। चाहे लेफ्ट को मिले चाहे कांग्रेस को मिले, तो 20 की 20 सीटों में कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। ये बताया मैंने केरला के बारे में। कर्नाटका में टोटल 28 सीटें हैं। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को 20 सीटें मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 18 मिलेंगी और मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में 16 मिलेगी। अगर मान लीजिए चुनाव में कुछ करवट बदला, कोई सामाजिक समीकरण बदले, कुछ लोगों ने अंतर्घात किया, भीतरघात किया, तो 16 सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को 39 सीटें मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 37 सीटें मिलेंगी और बहुत पेसिमिस्टिक सिचुएशन में 36 सीटें मिलेंगी। एआईडीएमके भी वहां चुनाव लड़ रहा है, वहां पे एनडीए भी चुनाव लड़ रहा है, लोकल गठबंधन किए। ये मुझे लगता है कि ये 3 ऑल्टरनेटिव्स ये होंगे। तेलंगाना के अंदर 17 सीटें हैं। वहां पे एक प्रकार से बीआरएस का ह्रास हुआ है, उनके लोग या तो इंडिया अलायंस में गए हैं या बीजेपी में गए हैं, तो वहां पे लड़ाई जो है वो बाइपोलर हो गई है। वहां पे मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 17 सीटों में, ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 14 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 13 सीटें मिलेंगी और अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया तो 10 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, जहां पे तेलुगु देशम पार्टी एक मजबूत पार्टी है, जहां वाईएसआर की जो वाईएसआर कांग्रेस है एक मजबूत दल है और इंडिया अलायंस भी बहुत मजबूती से उभरा है, क्योंकि वाईएसआर की पुत्री आज इंडिया अलायंस की और कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जो चुनाव लड़ रही है, लड़वा रही। वहां 25 सीटें हैं, 12 सीटें मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 8 मिलेंगी और बहुत बुरी पोजीशन अगर इंडिया अलायंस की हुई, वाईएसआर बहुत अच्छा लड़े और लड़ाई अगर टीडीपी और वाईएसआर के बीच में हो गई तो 5 सीटें मिलेंगी। पुडुचेरी की स्थिति है पूरी तरह से ये इंडिया अलायंस को सीट जाएगी। लक्षद्वीप की सीट जो है ये बिल्कुल इंडिया अलायंस को जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें हैं। अगर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन को लिया जाए तो इंडिया अलायंस को 10 सीटें मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 6 सीटें मिलेंगी और मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया तो 5 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। आसाम के अंदर 14 सीटें हैं। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 6 मिलेंगी और मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में 5 मिलेंगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 11 सीटें हैं। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को 11 में से
5 सीटें मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 4 मिलेंगी और मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में 4 मिलेंगी। और आप जानते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का मिजाज है वो ये है, जो सत्ता पक्ष में आता है वो उधर चले जाते हैं। अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आया तो उधर चले जाएंगे, अगर एनडीए सत्ता में आया तो उधर चले जाएंगे। तो इनके वोटों को काउंट करना और इसकी अपेक्षा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इनके अलावा बाकी हिंदुस्तान कैसे वोट करता है, क्योंकि ये सत्ता के साथ रहेंगे, क्योंकि इन्हें अपने क्षेत्र के लिए सुविधाएं चाहिए। वेस्ट बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं, जहां पे मेरे अनुमान के अनुसार, मेरे मैनेजमेंट साइंस के अनुभव के आधार पर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को 32 सीटें मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 30 सीटें मिलेंगी और मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में 28 सीटें मिलेंगी। जम्मू एंड कश्मीर में 6 सीटें हैं। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में, जैसे आज जम्मू में भी सिचुएशन बदली है, लद्दाख में भी बदली है, जैसे कश्मीर में भी बदली है, 6 की 6 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 5 मिलेंगी और अगर बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में बहुत अच्छा किया, बहुत ज्यादा अच्छा किया, तो 4 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है, टिकट का बंटवारा अच्छा हुआ है, क्षेत्रीय समीकरणों को बनाया गया है और जिस प्रकार से बीजेपी ने केवल एक मनोज तिवारी के सीट को छोड़ के बाकी सीटों में कैंडिडेट्स को बदला है, परिवारवाद के नाम पर कई लोगों के टिकट काटे हैं, तो परिवारवाद के नाम पर न्यू दिल्ली सीट पर जो कैंडिडेट हैं वो भी, उनकी माताजी एक श्रद्धेय राजनीतिज्ञ थी, उनकी पुत्री को केवल इस आधार पे सीट दी गई है कि वो परिवारवाद का नमूना है। 5 सीटें इंडिया अलायंस को, 4 सीटें नॉर्मल सिचुएशन में और 3 सीटें बिल्कुल पेसिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को मिलेंगी। बिहार के अंदर 40 सीटें हैं। जिस तरह का चुनाव के संकेतक मिल रहे हैं, लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, उसके अनुसार इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिलने की संभावना है, नॉर्मल सिचुएशन में 25 और खराब से खराब स्थिति में, बिल्कुल पेसिमिस्टिक सिचुएशन में भी 40 में से 20 सीटें इंडिया अलायंस को मिल जाएंगी, ये मेरा अनुमान है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 8 सीटें मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को मिलेंगी, 7 जो है नॉर्मल सिचुएशन में मिलेंगी और 6 सीटें जो हैं वो मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने धुरंधरों को वहां चुनाव लड़ाया है और जो वादे बीजेपी ने पिछले चुनाव में किए थे उनकी पूर्ति नहीं हुई है। वहां पे एक प्रकार से कार्रवाई बिल्कुल ठप है। गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं। पिछली बार 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार मुझे अंदाजा है इंडिया अलायंस को 7 सीटें मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक मिलेंगी, 6 सीटें नॉर्मल सिचुएशन में मिलेंगी और 4 सीटें मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में मिलेंगी। हरियाणा में 10 की 10 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी। इस बार मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 8 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 6 मिलेंगी और सबसे खराब स्थिति अगर हो गई तो जिस प्रकार से सभी गुटों को कांग्रेस ने संतुष्ट किया है, मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में भी इंडिया अलायंस को 5 सीटें तो अवश्य मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। जिस प्रकार के कैंडिडेट मंडी में बीजेपी ने खड़े किए हैं और कांग्रेस ने खड़े किए हैं, 4 में से 2 सीटें इंडिया अलायंस को मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक मिलेंगी, 2 नॉर्मल में मिलेंगी और कम से कम 1 सीट मोस्ट पेसिमिस्टिक में मिलेगी। झारखंड के अंदर 14 सीटें हैं, 12 सीटें मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक में इंडिया को मिलेंगी, 10 सीटें नॉर्मल सिचुएशन मिलेंगी और 8 सीटें मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन मिलेंगी, क्योंकि झारखंड की स्थिति आप जानते हैं, वहां पे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है और चंपई सोरेन जिस प्रकार के जमीनी नेता हैं, वहां के आदिवासी नेता हैं, वहां की सहानुभूति उनको मिल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और वहां पे भी ये मेरा अनुमान है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के माध्यम से एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा गया है, 48 में से 30 सीटें मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को मिलेंगी, 26 सीटें नॉर्मल सिचुएशन में मिलेंगी और बहुत बुरी स्थिति हो गई तो भी 20 सीटें इंडिया अलायंस को जरूर मिलेंगी महाराष्ट्र में। उड़ीसा में 21 सीटें हैं। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 12 मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 10 मिलेंगी और खराब से खराब स्थिति में 6 सीटें मिलेंगी, क्योंकि वहां भी बीजू जनता दल भी वीक हुआ है, बीजेपी भी थोड़ी ताकतवर भी हुई है, थोड़ी वीक भी हुई है। पुराने आदिवासी नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है
तो 6 सीटें मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को मिलने की संभावना है। पंजाब के अंदर 13 सीटें हैं। ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 13 की 13 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में भी 13 मिलेंगी, और बहुत बुरी स्थिति हुई तो अकाली दल बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, बाकी सारी सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं। 25 सीटों में मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन अगर इंडिया अलायंस की बनी और जिस प्रकार का बाहर स्थिति दिखाई पड़ रही है, अगर वो परिलक्षित हुई और लोगों ने वहीं वोट डाला जैसे उन्होंने अंदाजा दिया था, तो 10 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 8 मिलेंगी और मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में 7 मिलेंगी। उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 2 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। अगर नॉर्मल सिचुएशन या मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन में देखा जाए तो 1 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, जो सबसे बड़ा राज्य है। जिस प्रकार से सपा का, कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का गठबंधन अच्छी तरह से काम कर रहा है, उससे मुझे लगता है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को 50 सीटें मिलेंगी, नॉर्मल सिचुएशन में 40 सीटें मिलेंगी। और अगर बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हुई और जिस प्रकार से बाकी जैसे उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में भी हुआ था वैसा अगर होता है तो 30 सीटें मिलेंगी। तो मोटा मोटा जो अंदाजा है, आप गणना करेंगे, को टोटलिंग करेंगे, थोड़ा बहुत 1-2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो मेरा चुनाव का अंदाजा है मैनेजमेंट साइंस की कैलकुलेशन के अनुसार और सारी सूचनाओं का लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स के आधार पे, मुझे ऐसा लगता है कि 543 सीटों में कम से कम 350 सीटें मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इंडिया अलायंस को मिलेंगी। अगर नॉर्मल सिचुएशन होगी 311 सीटें मिलेंगी। और अगर मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन हुई, अगर इंडिया अलायंस ने बिल्कुल ऐसा परफॉर्म नहीं किया जैसे जनता के मूड से पता चल रहा है, तब भी इंडिया अलायंस को करीब 260 सीटों से ऊपर मिलेंगे। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सीटों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग उधर जाते हैं जिधर मेजॉरिटी होती है, तो इसलिए वो भी इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। और अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या नीतीश कुमार हो, जो आज एनडीए गठबंधन के साथ है, लेकिन इनकर 3-3, 4-4 सीटें भी मिली, तो ये बार्गेनिंग करते हुए जैसा इतिहास इन्होंने दर्शित किया है, ये भी इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएंगे। तो आज जो मैंने आपके सामने गणना की, ये मेरा अनुमान है। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं हूं, ना मैंने क्षेत्र में जाके बात की है। मैंने एक सिनेरियो एनालिसिस की है, ट्रेंड एनालिसिस की है, ट्रेंड रिवर्सल का अंदाजा देखा है, और उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि 99% चांस है कि इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा। लेकिन एक जो फैक्टर है, जो चुनाव आयोग का फैक्टर है, इस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को रोका जा रहा है, ईडी सीबीआई के माध्यम से जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के नेताओं को रोका जा रहा है, जनता के अंदर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी केवल कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी के दिल में नहीं झांका जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फैक्टर काम नहीं किया, अगर जैसे 6% वोट बढ़ गए थे पहले और दूसरे चरण में, उस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस विश्वास के आधार पर चुनाव आयोग को वीवीपैट की गिनती न कराने के लिए अधिकृत किया था, लेकिन उनसे कहा था कि आप इस पे विचार करें, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो मेरा अंदाजा है वो सही होगा, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एनडीए को अब ये सोचने की आवश्यकता है कि लीडर अपोजिशन कौन होगा 5 जून के बाद, ये गुजरात का होगा या महाराष्ट्र का होगा। और इंडिया अलायंस को ये सोचने की आवश्यकता है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कौन होंगे, कोई इंटेलेक्चुअल होंगे या पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति होंगे जो एक सामूहिक नेतृत्व और सभी क्षेत्रीय जो उनकी आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए हो सके। जैसे सोनिया गांधी ने खुद प्राइम मिनिस्टरशिप स्वीकार नहीं की और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाई, उसी प्रकार से अब यह देखना होगा कि 5 जून के बाद इंडिया अलायंस किसको अपना प्रधानमंत्री बनाता है, किस प्रकार से सारी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करता है और जनता का क्या निर्णय होता है। लेकिन कुछ लोगों का मुझे मैसेज ये भी मिला कि उन्होंने ये कहा क्योंकि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ईवीएम पे उन्हें शक है, इसलिए वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं। मेरा उनसे दोबारा निवेदन है, ये आपका निर्णय बिल्कुल गलत है। आपको वोट डालने जाना चाहिए। अपना वोट आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है। देश के संविधान और हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका कर्तव्य मातृभूमि के प्रति है।
तो वोट देने जरूर चाहिए। उसके बाद हार जीत जो होगी देखा जाएगा, उसको 5 जून के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन वोट अगर आप नहीं देंगे, इसका माने जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन आपने नहीं किया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।